होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो सेशन होने वाला है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो आर्ट्स ग्रुप से अपनी तैयारी कर रहे हैं यूपी बीएड परीक्षा के लिए, यूपी बीएड परीक्षा की जो डेट है वह आपकी सेम रहने वाली है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस पे आप लोग थोड़ा सा भी उलझिए नहीं, ठीक है। 24 अप्रैल को ही आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। तो आज के सेशन में हम लोग जो शुरुआत करेंगे वह यूपी बीएड 2023 कला वर्ग जो आपके स्पेशली आर्ट्स वर्ग के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 6 है, जिसमें आपकी जो क्लासेस होती हैं वो अभी रात को 8 बजे आप लोग की क्लास चल रही है। तो ये आपकी क्लासेस जो हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्लास को आप लोग किसी भी हाल में मिस ना करें क्योंकि ये आपकी जो क्लासेस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपने इस सेशन को, जिसमें आज हम लोग जो बात करेंगे वह 50 प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 आप लोग का कि भारत के वर्तमान, ठीक है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, सॉरी उपराष्ट्रपति कौन है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे देखें प्रश्न पर थोड़ा सा नजर डालें तो आप लोगों से उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, न कि आप लोगों से राष्ट्रपति के बारे में। तो जब भी आप लोगों से उपराष्ट्रपति के बारे में पूछे वर्तमान, तो वह आपका आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ होगा, ठीक है, न कि आपका द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे वर्तमान समय की राष्ट्रपति हैं, यानी यह आपकी हमारी वर्तमान प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया हुआ है, इसे हम लोग ध्यान से और थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 2 का रहा है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अजातशत्रु के, अशोक के, बिंदुसार के, या फिर आपका चंद्रगुप्त मौर्य के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज सबसे पहले भारत आया था। अगर हम बात करते हैं यहां पर जो आपका यह राजदूत है, यानी भारत आने वाला यह मेगास्थनीज जो है वह पहला राजदूत था, ठीक है, यह भारत आने वाला पहला राजदूत। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पहला राजदूत कौन है, जो कि राजदूत, ठीक है, राजदूत कौन है जो भारत आया था, तो वह आपका मेगास्थनीज है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो यह जो आपका मेगास्थनीज है, इससे पहले आपका कांधार में सेल्यूकस के राजदूत था और यहीं से भारत वह आया था, ठीक है। चलिए बातें हैं प्रश्न नंबर हम लोग 3 पे। 3 दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहां पर थी। मथुरा थी, पाटलिपुत्र थी, या फिर आपका वाराणसी, या फिर आपका प्रयागराज। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी भाई ना, वह आपकी पाटलिपुत्र थी, ये सभी को पता होगा। और आपको यहां भी बताना चाहेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह मौर्य वंश के संस्थापक भी हैं, ठीक है। मौर्य वंश का जो संस्थापक है वह कौन है भाई, तो वह आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। और इनकी राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र को वर्तमान समय में अगर हम देखें तो किस नाम से जानते हैं, पटना के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार की राजधानी है, ठीक है। क्या है, बिहार की राजधानी है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कौन गुप्त शासक नहीं है, यानी कि कौन ऐसा है जो कि आपका गुप्त शासक ही नहीं है। रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, या फिर आपका देवगुप्त। तो प्रश्न नंबर अगर हम 4 को देखते हैं तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, देवगुप्त, ठीक है। देखिए गुप्त वंश का जो संस्थापक है, ठीक है, गुप्त वंश के जो संस्थापक है मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन असली जो संस्थापक थे वह आपके कौन थे, यहां पर वह श्रीगुप्त थे, ठीक है। कौन थे, श्री गुप्त थे। ये आप लोग को कंफर्म हो गया। देखिए 2 चीजें हैं, देखिए एक आपका श्रीगुप्त असली संस्थापक है, लेकिन एक कह सकते हैं कि जो नया आयाम मिला गुप्त संस्थापकों को या फिर गुप्त शासन को, वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के द्वारा मिला। तो गुप्त वंश में देवगुप्त कोई भी शासक यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपका चंद्रगुप्त प्रथम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रामगुप्त देखने को मिलता है, समुद्रगुप्त देखने को मिलता है, और लेकिन यहां पर कोई भी देवगुप्त नाम का शासक यहां पर गुप्त वंश में नहीं था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास ले लिया था। बिंबिसार ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने, पुष्यमित्र ने, या फिर आपका हर्ष ने। तो यहां पे बताना चाहेंगे आपका कि ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, बी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम अपने अपने जो आपका जीवन का अंतिम दिन थे, इसके चंद्रगुप्त मौर्य के जो जीवन का अंतिम दिन थे, उस समय इसने जो आपका कह सकते हैं जैन धर्म इसने स्वीकार कर लिया था।
ठीक है। और इस तथ्य की जो पुष्टि होती है वह हरिश्चंद्र के जो आपके किताब है हरिश्चंद्र के, उसमें इनको देखने को मिलता है, इसकी पुष्टि होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था ये आपको बताना है। 400 ईसा पूर्व में, 370 ईसा पूर्व में, 327 ईसा पूर्व में, या फिर 275 ईसा पूर्व में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सिकंदर था कौन। ठीक है, देखिए सिकंदर जो है ना वह आपका फिलिप द्वितीय का पुत्र था। किसका भाई? फिलिप द्वितीय का यह आपका पुत्र था। अभी आपको समझ में आ गया। अब ये जो था ना पुत्र, यह कहां का शासक था फिलिप द्वितीय? तो यह मकदूनिया का शासक था। ठीक है, कहां का? मकदूनिया का यह शासक था। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि सिकंदर जो है, सिकंदर ने खैबर दर्रे को पार करके 326 ईस्वी में, 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईस्वी या फिर 327 ईसा पूर्व, यह हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व होगा आपका 326 कहीं दिया होता है, कहीं पे 327 भी दिया होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? वह सही होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यह भारत में कितने माह तक रहा था, तो यह भारत में लगभग 18 माह तक आपका रहा था। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 दिया हुआ है उसे हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है आपका कि अजात शत्रु कहां का राजा था? अजात शत्रु जो है वह कहां का राजा है? अंग का, कौशल का, विदेह का, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो अजातशत्रु जो राजा था वह इनमें से किसी का भी नहीं था। अगर हम बात करते हैं कि अजातशत्रु क्या था, तो अजातशत्रु जो था वह हर्यक वंश का था। कहां का था भाई? यह आपका हर्यक वंश का था। ठीक है, हर्यक वंश का। और अगर बात करते हैं कि इसके जो पिता थे वह उसके पिता ने बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। किसकी गद्दी पर भाई? मगध की गद्दी पर बैठा था। किसको? बिंबिसार की हत्या करके। ठीक है, और उसने कुलीन और वैदेही पुत्र की उपाधि धारण भी की थी। और अजातशत्रु ने 2 नए युद्ध यंत्रों रथ मूसल से वैशाली के लिच्छवियों पर आक्रमण भी किया था। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा कि इनमें से किसी का भी, किसी जगह का भी राजा नहीं था। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 8। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया हुआ यहां पर कि लातूर जो है, वह आपका लातूर जो है वह किस प्रांत में स्थित है? लातूर जो है किस प्रांत में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर आपका मध्य प्रदेश। तो यहां बता दें कि लातूर जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहां पर? महाराष्ट्र में। अब यहां पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पुट करूंगा कि महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान जो आपके सीएम है, ठीक है, वह कौन है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है यहां पर कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह कहां पे है? विदर्भ, कई बार आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में कई बार इसका दबदबा रहता है। क्रिकेट में जो रणजी ट्रॉफी अभी हो रही है ना, रणजी ट्रॉफी, उसमें विदर्भ की तरफ से बहुत सारे क्रिकेटर खेलते हैं, जिसमें चेतेश्वर पुजारा भी वर्तमान नाम आप लोग जानते हैं। तो यह किस प्रदेश में आपका है? गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है, या फिर आपका उड़ीसा का अंग है? किसका अंग है ये आपको बताना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर होगा बी। यह आपका विदर्भ जो है वह महाराष्ट्र राज्य का एक अंग है। किसका भाई? महाराष्ट्र का है। और अगर बात करते हैं यह महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है? उत्तर पूर्वी प्रादेशिक प्रदेश भी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 10 पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 10 दिया हुआ है, आप लोगों से पूछा है कि पाट अचल, अचल का मतलब होता है रीजन। ठीक है, पाट अचल कहां पर स्थित है? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, या फिर आपका मेघालय में? तो पाट जो है आपका झारखंड में स्थित है। कहां पर है? झारखंड में। अगर बात करते हैं कि जो आपका पाट अचल है वह छोटा नागपुर में स्थित है। अगर स्पेशली अगर बात करते हैं तो यह आपका छोटा नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर में आपका स्थित है। और इस क्षेत्र में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऊंचे पहाड़ियां आपको देखने को यहां पर मिलेंगी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 11 दिया है कि झुमरी तलैया, आप लोग इसका नाम सुने होंगे, कई बार आपका गीत सुना जाता है आप लोगों का, यहां पर जो रेडियो चलते हैं। झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, या फिर आपका पश्चिम बंगाल में?
तो यह जो झुमरी तलैया हुआ आपका झारखंड में स्थित है। और झारखंड में कहां पर है, किस जिले में है, तो यह आपका कोडरमा जिले में है। ठीक है, कोडरमा जिले में आपका यह स्थित है। अब अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 12 दिया हुआ है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को, केरल को, मध्य प्रदेश को, या फिर आपका राजस्थान को। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा भाई, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोग का कि भारत, इसमें आपका ए सही होगा, आंध्र प्रदेश को। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के कोल्लूर एक जगह है, एक कोल्लूर जगह है, यह ध्यान रखिएगा, कोल्लूर। ठीक है, कोल्लूर में, कोल्लूर जो मतलब कोल्लूर की खान से ही यह प्रसिद्ध आपका है। आंध्र प्रदेश का कोल्लूर की खान जो है, कोल्लूर की खान है आपका। ठीक है, कोल्लूर की खान, और वहां पे उस जगह को हम लोग कोल्लूर भी बोलते हैं। तो कोल्लूर की खान के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, और जिसमें से हीरा प्राप्त किया जाता है। इस खान से क्या प्राप्त किया जाता है भाई, हीरा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13 दिया है, मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है, मैदानी है, पठारी है, दलदली है, या फिर आपका पर्वतीय है। तो मणिपुर का जो अधिकांश क्षेत्र है ना वह पर्वतीय है। क्या है आपका, पर्वतीय, क्योंकि यहां पर जो आपका भाग पाया जाता है ना वह लगभग 92% पर्वतीय क्षेत्र यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। दिया है आप लोग का कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद जिसको सिल्ट बोलते हैं, लटकी गाद से बंधे अपतृण जिसको विट्स बोला जाता है, और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों, फ्लोटिंग आइसलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। तो इन द्वीपों को क्या कहा जाता है, जो द्वीप होते हैं, जो तैरते हुए द्वीप होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, तिपिस बोलते हैं, बरकांस बोलते हैं, या फिर फुमिडी बोलते हैं, या फिर इजबा बोलते हैं। तो सही आंसर होगा इसका सी, फुमिडी यहां पर इसको बोला जाता है। इंग्लिश में भी मैं आप लोग को लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, फुमिडी। ठीक है, यहाँ पर फुमिडी आपको इसको बोला जाता है। अब आते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 15। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है आप लोगों से क्या भाई, कह रहा है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ठीक है, लोकसभा में जो आपकी सीटें हैं वह किस आधार पर आवंटित की जाती हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, या फिर आपका भाषा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं लोकसभा में। प्रश्न नंबर 16, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है उसका निर्धारण कितना किया गया है, मतलब अधिकतम संख्या कितनी है लोकसभा में, 540 से 545, 552 या फिर 555 है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका 552 अधिकतम संख्या यहां पर है। प्रश्न नंबर 17 दिया है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर, एम.ए. अयंगर, हुकुम सिंह, या फिर जी.एस. ढिल्लो। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 दिया है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी, या फिर मीरा कुमार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष थी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 19 पे। दिया है, निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है, शीर्ष संस्था नहीं है, भारतीय स्टेट बैंक, या फिर कह सकते हैं यहां पर आपका कि नाबार्ड, सिडबी, या फिर राज्य सहकारी बैंक। शीर्ष संस्था का मतलब है सबसे उच्चतम स्तर पे जिसको हम लोग रख सकते हैं, तो वह है आपका राज्य सहकारी बैंक। यह आपकी शीर्ष संस्था नहीं है, भारतीय स्टेट बैंक है, नाबार्ड है, सिडबी भी है। प्रश्न नंबर 20 देखिए दिया, भारत में ईडा नियमित करता है, क्या नियमित करता है, बैंकिंग व्यवस्था, या फिर बीमा व्यवसाय, या फिर पूंजी बाजार, या फिर अंशों का निर्गमन। तो जो ईडा है ना वह आपका निर्धारित करता है भाई बीमा व्यवसाय को। ठीक है, किसको, बीमा व्यवसाय को, जैसे LIC हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, सामान्य बीमा निगम, आयात निर्यात बैंक, या फिर सहयोग निधि। तो प्रश्न नंबर आपका 21 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 22 देखिए दिया हुआ है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है, वह दर जिस पर बैंक यानी कि जो बैंक है वह रिजर्व बैंक को उधार देता है, यानी जैसे मान लीजिए SBI है, SBI कितने दर पर यानी किस आधार पर, यानी किस आधार पर या फिर किस दर पर वह RBI को कह सकते हैं उधार देती है, बैंक दर पर, रेपो दर पर, रिवर्स रेपो दर पर, या फिर आपका ब्याज दर पर।
तो वह आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि रिवर्स रेपो दर पे वह उसको उधार देती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 23, दिया है निम्नांकित में से विपणन संस्था कौन सी है? सेबी है, सेल है, सिडबी है या फिर आपका नाबार्ड है? तो सही आंसर होगा बी, या सेल है। विपणन संस्था आपकी है सेल। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 24, दिया है बैंकरों का बैंक है, बैंकरों का बैंक एक्सिस बैंक, नाबार्ड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर आपका रिजर्व बैंक है? तो प्रश्न नंबर यहां पर 24 का सही आंसर होगा डी, रिजर्व बैंक। यानी जैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक हो गया, भारतीय स्टेट बैंक हो गया, इन सभी का बैंक जो है वह रिजर्व बैंक है। जैसे हमारा, हम लोग ग्राहक है तो हम लोग एसबीआई के ग्राहक है, तो हमारा बैंक भारतीय स्टेट बैंक होगा। तो भारतीय स्टेट बैंक का बैंक कौन होगा भाई? तो वह रिजर्व बैंक होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 25, दिया है वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, 10 है या फिर आपका 11 है? तो यह मैं आप लोग के लिए होमवर्क देता हूं कि इसे आप लोग कंप्लीट करिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है आप लोग से यहां पर कि गुप्त शासकों, ठीक है, गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ये आपको प्रश्न बताना है। यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा या फिर आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका सही आंसर होगा वह बी सही होगा, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसने यह आपका क्या था कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का पहला शासक था। ठीक है, क्या यह आपका था? यह पहला शासक था किसका भाई? गुप्त वंश का, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और यह उपाधि जो थी वो आपकी शक विजय के बाद इसने धारण की थी। किसके विजय के बाद? तो शक विजय के बाद इसने यह उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। दिया हुआ है देवी चंद्रगुप्त की रचना किसने की है? देवी चंद्रगुप्त की रचना किसने की है? चंद्रगुप्त प्रथम ने, बाणभट्ट ने, विशाखदत्त ने या फिर आपका कालिदास ने? तो देखिए देवी चंद्रगुप्त की जो आपकी रचना है वह विशाखदत्त के द्वारा की गई है। विशाखदत्त जो उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो विशाखदत्त संस्कृत में 2 नाटक इनके हैं। ठीक है, क्या है? 2 नाटक हैं। पहला नाटक का नाम है आपका मुद्रा राक्षस। ठीक है, क्या नाम भाई? मुद्रा राक्षस नाम है। ठीक है, यह पहला है। और दूसरा जो इनका है वह देवी चंद्रगुप्त है। ठीक है, तो देवी चंद्रगुप्त में चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शकराज की हत्या और ध्रुव देवी से विवाह है उसका उल्लेख देवी चंद्रगुप्त में हमें देखने को मिलता है। तो ये आपके विशाखदत्त की 2 रचना है जो कि संस्कृत की है। और ये ध्यान रखिएगा ये दोनों ही संस्कृत की रचना है। ठीक है, हिंदी की नहीं बल्कि आपकी संस्कृत की आपकी रचना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 28, किस गुप्त शासकों ने हुड़ों को पराजित किया था? किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त ने या फिर आपका स्कंदगुप्त ने? तो सही आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त ने यहां पर हुड़ों को पराजित किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 29, दिया है गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आपका क्या है? आपका कला एवं साहित्य में प्रगति का कारण बना था, इसलिए इसे क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहां पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैक्स मुलर ने गुप्तकालीन जो साहित्य थे उनको पुनर्जागरण काल कहा है। ठीक है, क्या कहा है आपका? पुनर्जागरण काल भी यहां पर कहा गया है। किसको? जो गुप्त काल है। ठीक है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि पुनर्जागरण काल मैक्स मुलर ने किसको कहा है? तो वह आपका जो गुप्त काल है इससे इसने कहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। दिया हुआ है किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां हमें देखने को मिलती है? परमार की, पल्लव की, गुप्त की या फिर आपकी चैदी की? तो यहां पे जो सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी कि गुप्त। गुप्त काल की जो मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम हमें गंगा और यमुना की आकृतियां देखने को मिलती हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 31, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? अभी हमने देखा था देवी चंद्रगुप्त के बारे में, लेकिन यहाँ पे कुमार देवी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी भाई? तो यह थी आपकी चंद्रगुप्त प्रथम की। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का अगर हम काल देखें तो 319 से लेकर के 350 तक। ठीक है, 319 से लेकर के 350 तक इसका काल रहा था। इसने पाटलिपुत्र को गुप्तों की राजधानी बनाया था। ठीक है, गुप्त जो वंश थे उसकी, गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी, अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, पाटलिपुत्र।
अब यहाँ पे आपको चीज एक और बताना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कन्या कुमार देवी से यहाँ पर उसने विवाह किया था, और उस विवाह के उपलक्ष्य में गुप्तों का पहला सिक्का राज दंपति या फिर चंद्रगुप्त देवी सिक्का चलाया गया था। तो पहला जो सिक्का था गुप्त वंश का, वह कुमार देवी सिक्का था। ठीक है, ये ध्यान आप लोग रखिएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 32, दिया है गुप्त काल किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ है, यानी गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पौराणिक धर्म या फिर यवनों का धर्म। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि सही आंसर होगा सी, यानी कि पौराणिक धर्म का यहाँ पर सबसे ज्यादा विकास हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर आते हैं 33, दिया है भारत में केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। 5, 7, 9 या फिर आपका 8। तो इसमें से जो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है। पहले आपकी 7 थी, ठीक है, फिर उसके बाद फिर बढ़ के आपकी 8 हो गई, फिर 9 हुई, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिर से आपकी 8 हो चुकी हैं। तो भारत में वर्तमान में अगर देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है आपकी 8 है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं होगा। ये 8 कब हुई है, तो आपको बता दें कि 26 जनवरी 2020 को भारत में क्या हुआ है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 34 दिया है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है सॉरी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य, यानी कि जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कौन सा है जो कि सबसे बड़ा है, दमन और दीव, पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, तो यहाँ पे सी सही होगा, दिल्ली जो है वह सबसे बड़ा संघ राज्य है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो सीएम है वह कौन है, तो वह अरविंद केजरीवाल है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल वर्तमान में सीएम है। और अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में यह जो आपका दिल्ली का बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं, एनसीआर क्या होता है इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि एनसीआर क्या होता है, व्हाट इज एनसीआर, ठीक है, एनसीआर क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 35, देखिए प्रश्न नंबर 35 दिया है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली। 35 अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सही आंसर होगा सी, यानी कि लक्षद्वीप यहाँ पर सही आंसर आप लोग का है, ठीक है। लक्षद्वीप यानी आपका यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि यह इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32 वर्ग किमी में यह पूरा फैला हुआ है, ठीक है, कितना, 32 वर्ग किमी में आपका यह फैला हुआ है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 36 पे। देखिए प्रश्न नंबर 36 कर रहा है आप लोगों से कि सिलवासा कहां की राजधानी है, सिलवासा जो है कहां की राजधानी है, दमन और दीव की, दादर नगर हवेली की, लक्षद्वीप की या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश की। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है सिलवासा के बारे में, तो बता दें कि सिलवासा जो है आपकी दादरा और नगर हवेली की आपकी राजधानी है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 37 दिया है 37 की निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, गोवा, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली या फिर आपका चंडीगढ़। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि गोवा जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि आपका एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसे जाना जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 38 देखिए दिया है भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो 45, 46, 50 या फिर 54। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो संख्या है वह अगर ऑफिशियली हम देखें तो आपकी 46 यहाँ पे सही होगा, लेकिन अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी मिला दें जिनकी संख्या आपका जो कि आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी काउंट किया जाता है तो उनकी संख्या आपकी कितनी होगी, 50 होगी, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह 46 सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम हाल ही में देखें तो जो आपका CUET UG हुआ है, CUET UG आप लोग जानते होंगे CUET UG का फॉर्म आया है 2023 का, तो उसमें साफ तौर पर बोला गया है कि 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि डीम्ड नहीं है, 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यहाँ पर CUET UG में आपका पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन होगा वह CUET UG के द्वारा होगा, तो वह 46 यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 39 पे। देखिए प्रश्न नंबर 39 कर रहा है आप लोग का कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है ये आपको बताना है।
तो देखिए प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वह ओम होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ध्यान रखिएगा ओम, यानी हम इसको इंग्लिश में अगर हम लिखें तो OHM, इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। और इसका संकेत अगर हम देखेंगे तो इसका संकेत जो होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 40। प्रश्न में 40 दिया हुआ है, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? कूलाम, गॉस, स्टेरेडियन, सेल्सियस, ग्रेड सेकेंड, सेंटीलीटर, गैलन, सीमेंट या फिर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ये जो साइंस स्टूडेंट के होंगे ना उनके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि जीके में जो अगर हम बात करते हैं, जीके में लगभग सामान्य जो आपके विज्ञान होते हैं उससे 3 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, ठीक है, साइंस से संबंधित, जो कि आपके जीके में इंक्लूड होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका डी होगा, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड ये सीजीएस प्रणाली के अंतर्गत आपकी आती हैं। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, प्रतिबल यानी स्ट्रेस का एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई इकाई क्या है? जूल है, पास्कल है, वोल्ट है या फिर आपका वाट है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी, यानी कि आपका पास्कल आपका सही आंसर है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 42। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या फिर विकसित उष्मा हीट को मापने के लिए किया जाता है? सीलोमीटर का, कोलोरीमीटर का, कैलोरीमीटर का या फिर क्लिनोमीटर का? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैलोरीमीटर यहाँ पर सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 43। समय की एसआई इकाई क्या है? घंटा, सेकेंड, मिनट या फिर आपका मिली सेकेंड? तो यहाँ पे एसआई जो आपकी इकाई है, मतलब समय की अगर हम बात करते हैं एसआई इकाई क्या होगा, तो वह आपका सेकेंड होता है, यानी कि सबसे मिनिमम जो है आपकी सेकेंड है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 44 दिया है, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसकी पता लगाने के लिए कि सर्किट में विद्युत है या फिर आपका नहीं है? एमीटर का, वोल्टमीटर का, रियोस्टेट का या फिर गैल्वेनोमीटर का? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो होगा वह सर्किट होगा, सर्किट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सर्किट है नहीं, मतलब जो हमारा सर्किट में विद्युत की उपस्थिति है इसका पता लगाने के लिए एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। यानी हम इनमें किसका उपयोग करते हैं? एमीटर का भी प्रयोग करते हैं, वोल्टमीटर का भी वोल्टमीटर का भी प्रयोग करते हैं और आपका गैल्वेनोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें से हम किसी एक को नहीं सही कर सकते हैं, यानी हमारा ए भी ऑप्शन सही है, बी भी ऑप्शन सही है और सी भी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। तो इसमें से अगर पूछा होता कि किसका उपयोग नहीं करते हैं तब हमारा उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी सही होता, लेकिन यहाँ पूछा कि किसका उपयोग करते हैं तो इन तीनों का ही हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 45 दिया हुआ है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा या फिर आपका मुख्यमंत्री? ध्यान से देखिएगा कि जो राज्यपाल होते हैं वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे वर्तमान में हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वह कौन है भाई? तो आनंदीबेन पटेल है। तो वह किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रश्न 46, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? यानी भारत की पहली आपकी कह सकते हैं राज्यपाल कौन थी जो कि महिला थी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि भारत की पहली राज्यपाल भी कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? राज्यपाल, निर्वाचक आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति अगर चाहे तो राज्यपाल को हटा सकता है। जैसा अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 14 ऐसे राज्य जहां पर के राज्यपालों को उन्होंने बदला, तो उसमें राष्ट्रपति की इच्छा थी, ठीक है, तभी उन्होंने वहां बदला गया था, कि जो हमारे वर्तमान द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा ही यह सारे कार्य किए गए हैं राज्यपालों के। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिल के द्वारा या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो आप लोग का यहाँ पे बोला गया है कि राष्ट्रपति की यहाँ पे राज्यपाल द्वारा जो ऑर्डिनेंस अनुमोदन होता है वह आपका राज्य की विधायकों के द्वारा होना चाहिए, राज्य की विधायिका द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 49 देखिए दिया, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, वह राज्य के उच्च
न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका बी, यानी वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। राज्यपाल किसी की मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, जैसे राष्ट्रपति किसी की मृत्युदंड को क्षमा करता है, लेकिन राज्यपाल नहीं क्षमा कर सकता है। भारत के संविधान निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी अभियोग चलाने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है,